हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ नॉलेज लेंगे फ्रुनलिस। फ्रुनलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रुनलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रुनलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मतलब होगा, यही बात आज हम लोग सीखेंगे। और इसमें बहुत सारा ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, फ्रुनलिस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले जानो, फ्रुनलिस एक साइंटिस्ट थे जो एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोगों को समझाए थे। हम लोग पीछे के लेक्चर में क्या क्या देखे थे उस पर एक छोटी सी बात बता रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक कंटेनर का मान लो ये सरफेस एरिया है और इस पे गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ आकर के बैठेंगे और ये हमारा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे गैस मॉलिक्यूल आकर के बैठेंगे, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और वो जिस रेट से आकर के सरफेस पे गिरे थे उसी रेट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब होता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, ठीक है। अब आइसोथर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा से ज्यादा इस सरफेस पर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस इस सरफेस पर होगा। मोर एब्जॉर्प्शन अपीयर ऑन द सरफेस एट द हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहीं पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रुनलिस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे आपका m मास का एक सरफेस है, m मास का, और इसमें आकर के गैसेस मॉलिक्यूल इस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है ऐसे। तो जब ये गैसेस मॉलिक्यूल आकर के यहाँ एब्जॉर्ब होगा, इस सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगा गैसेस मॉलिक्यूल, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम एब्जॉर्ब होगा। लेकिन सपोज करिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन प्रेशर पे कोई कमेंट नहीं है अभी, ठीक है। और x अमाउंट ऑफ गैस m मास ऑफ द सॉल्वेंट पे आकर के एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फ्रुनलिस का कहना था कि h/m का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के पावर 1/n। p के पावर 1/n, p के पावर 1/n। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आप लिखेंगे k p के पावर 1/n। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर x अमाउंट ऑफ द गैस अपीयर हो रहा है तो वैसे केस में x/m का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के पावर 1/n के। यानी ये आपका जो k है वो कांस्टेंट है, p इज द प्रेशर और n इज ग्रेटर देन 1। n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा।
ठीक है। अब यहां पे x बाई एम इज इक्वल टू k और p के पावर 1 बाई एम को हम लॉग से सॉल्व कर रहे हैं। लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग p के पावर 1 बाई एम। ठीक है, इतना चीज लिख दिए, कुछ नहीं किए, दोनों साइड लॉग ले ली, तुम लोग जान भी रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1 बाई एम को पीछे ले आते हैं, यहाँ लिखेंगे लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाई एम लॉग p, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c। y x, ठीक है, ये log x बाई m, ये log p, कट कर दिया 1 बाई n, और यहाँ जो log k, बस ये फ्रूनलीस आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, दो एक दिन में एक इक्वेशन देखते हैं। आज हम लोग फ्रूनलीस का इक्वेशन देखें। हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी हम तुमको पढ़ाए हैं। नाम इसका है कैटलिस्ट। क्या नाम है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? तो एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लिखवाए थे इक्विलिब्रियम में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी, कि कैटलिस्ट इज द कंपोनेंट which increase rate of reaction. Catalyst is the component which increase rate of reaction. Rate of reaction को क्या करता है? Increase करता है. In some cases, it has seen that catalyst decrease the rate of reaction। मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, और इस इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर ऑफ कैटलिस्ट reaction is divided in two parts. First, positive catalyst, and second, negative catalyst. कितने तरह के कैटलिस्ट बनाए गए? दो, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, increase the rate of reaction, ये पूरा पढ़ाए हुए हैं, और ये decrease the rate of reaction। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया और निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। यहां पे एक टर्म्स होता है, इसको मिटा करके बताना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि why catalyst increase rate of reaction। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों इंक्रीज कर देता है? इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। यहाँ पे लेते हैं एनर्जी और यहाँ पे लेते हैं टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका एनर्जी से बढ़ रहा है, क्योंकि सपोज करो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कंटेनर में बंद हैं और ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जैसे ये कोलाइड करेंगे तो इनका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा,
इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो ये एनर्जी बढ़ा, फिर कोलाइड, फिर एनर्जी बढ़ते 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 ये एक मैक्सिमम पॉइंट को टच करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। फिर ये ग्राफ यहां से ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। यहाँ डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है। कैटलिस्ट क्या करता है, इस ट्रांजिशन स्टेज को कम कर देता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर बढ़ा दिया दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही बात जानो कि कैटलिस्ट दो तरह का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता और घटाता है। कैटलिस्ट अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं बना है जो उसको रिएक्शन को करा दे। कैटलिस्ट केवल होते हुए रिएक्शन का रेट कम या ज्यादा कर सकता है। क्लियर है? चलो, तो यहां तक हम सारी बात सीख गए। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ना है। एक टर्म पढ़ना है कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो। कोलाइडल सॉल्यूशन, OITL, OI, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है परफेक्ट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन। होता क्या है, जैसे मान लो तुम एक यहाँ कंटेनर लिए हो, इस कंटेनर में सॉल्वेंट ले लिए हो और इसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल को डाल रहे हो, ठीक। लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल का जो साइज है उसका रेडियस 1 नैनोमीटर से छोटा है। रेडियस लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में ये सॉल्यूट पार्टिकल आकर के इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में हम लोग कुछ पार्टिकल डाल रहे हैं, लेकिन उस पार्टिकल का जो रेडियस है, पार्टिकल का जो रेडियस है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 10⁻⁵ से छोटा है। तो वैसे केस में ये जिस सॉल्यूशन को बनाते हैं उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो हम इस सॉल्वेंट में जो पार्टिकल ला करके डिसॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस 10⁻⁵ से भी बड़ा हो जाए, तो वैसे केस में वो नीचे आकर के बैठने लगता है और इसको हम लोग पिपेटाइजेशन बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तीनों का अलग अलग केस है। पहले तुम तीनों एक बार देख लो ताकि तुमको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी लेना है कि ये क्या होता है, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है अगर उनका रेडियस 1 नैनोमीटर और 10⁻⁵ मीटर के बीच में हो तो क्या असर पड़ता है, किस पर? इस सॉल्यूशन पर। ये सॉल्यूशन ऐसे केस में कुछ समय तक तो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जा करके और प्रेसिपिटेशन के रूप में बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि स्मोक, धुआं, सिगरेट का जो धुआं होता है उसको अगर तुम हवा में छोड़ दो, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें सॉलिड और गैस आपस में मिल करके एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन जब भी बनता है
तो 3 टाइप्स का बन सकता है। कौन कौन सा? एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के चारों तरफ बहुत इजीली एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स हावी होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत लार्ज होता है। कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत मिनिमम लगता है, मतलब वीक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो जब सॉल्वेंट में डाला जाए तो वो रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ऐसे कोलाइडल बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट देते हैं, ऐसे कोलाइडल थोड़े समय के बाद प्रेसिपिटेट देते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट देते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोलाइडल परफेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में एक जाल की तरह अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन बाय अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, रिपल्सन। तीनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तीनों को देख लो एक बार। देख लिए, अब आ जाओ। इसमें हम लोगों को इस सॉल्यूशन पर डिस्कस करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूट पार्टिकल होगा, सॉल्यूट पार्टिकल होगा जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बैलेंस रहेगा एक सॉल्वेंट के अंदर। अब तुम याद करो, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखे थे। जब हम लोग सॉल्यूशन की जगह एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे तब हम लोग एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट लिखे थे। जब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तब हम लोग एब्जॉर्बेट प्लस एब्जॉर्बेंट पढ़ रहे थे। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोलाइडल। तो यहां पे हम लोग डिस्वर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पढ़ेंगे। डिस्वर्सन मीडियम का मतलब हुआ वो मीडियम जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट को डिस्वर्सन मीडियम बोलेंगे। और डिस्पर्स फेज का मतलब जो सॉल्यूट होगा। क्लियर हुआ? और इसके बिहाफ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन करके तैयार होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन को कई अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, और एग्जाम में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ही पूछ देता है कि बताइए एक कोलाइडल सॉल्यूशन तुमको दे देगा, अब बोलेगा इस कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। जैसे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे और तुम इसका एग्जांपल बताओगे। यहां पे एक लाइन लिखेंगे, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट सॉलिड प्लस सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन। एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो सॉलिड प्लस सॉलिड का है। सॉलिड प्लस सॉलिड का है। एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल होता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या एग्जांपल होगा इसका? मिनरल्स। सेकेंड एग्जांपल सॉलिड प्लस लिक्विड। एग्जांपल सोचो, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड। अच्छा, इसमें इसको जो बोल रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है, पहले बताया है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन मिनरल्स होते हैं। यहाँ डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा। इसको बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं इसको? सोल। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म सोल।
ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड सोल एंड सिल्वर सोल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को जल्दी से पहले लिख लो। हो गया, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड मिनरल्स, सॉलिड प्लस लिक्विड सोल। अब आते हैं सॉलिड प्लस गैस, जिसमें सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज होगा और ये डिस्पर्सन मीडियम होगा। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी। सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस को एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल, ठीक है। सबसे अच्छा होता है स्मोक, स्मोक। सॉलिड प्लस गैस लिख लो, सब थियरी है। सॉलिड प्लस गैस एरोसोल, ठीक है। फिर आता है सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, कंप्लीट हो गया। अब आता है लिक्विड प्लस सॉलिड, क्या होगा? लिक्विड प्लस सॉलिड, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड डिस्पर्स फेज और सॉलिड होगा डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड सॉलिड। ये मिलकर के जो बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे जेल। क्या बोलेंगे इसको? जेल। फिर आता है लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, चलो बताओ। लिक्विड प्लस लिक्विड इमल्सन, इमल्सन बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है इमल्सन, ठीक है। मिल्क इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इमल्सन। ये सब नाम है, एग्जाम में तुमसे डायरेक्ट यही सब पूछेगा कि सॉलिड गैस मिलेगा तो नाम बताइए, एरोसोल। लिक्विड सॉलिड बनेगा तो जेल, लिक्विड लिक्विड बनेगा तो इमल्सन। अब एक और बताओ, लिक्विड प्लस गैस, देखो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। लिक्विड और गैस आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? ठीक है, लिक्विड गैस, ये आपस में मिलाएंगे तो इसको हम लोग फिर से सोल बोलेंगे, लिक्विड सोल, लिक्विड सोल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फॉग होता है, फॉग। याद करना है ये सब। ठीक है, अब आते हैं यहां पे गैस प्लस सॉलिड। जल्दी बताओ, एक गैस है उसको सॉलिड में डाल रहे हैं, गैस है सॉलिड में डाल रहे हैं। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब गैस को सॉलिड में डालेंगे तो। ऐसे जनरली लोग इसको सॉलिड फोम भी बोल देता है। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड फोम। गैस को सॉलिड में डालेंगे तो, ठीक है। गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में, गैस को गैस में नहीं डाल सकते, तो गैस को लिक्विड में और गैस को लिक्विड में डालेंगे तो उसका नाम आएगा, गैस को लिक्विड में डालेंगे सॉलिड प्लस गैस एरोसोल, लिक्विड प्लस सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड गैस लिक्विड सॉल्यूशन या फॉग, गैस सॉलिड सॉलिड फोम, गैस लिक्विड फोम। इतना टर्म्स
कोलाइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन में आता है। हालांकि ये याद करना है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन तुम जानिए किसको बोलेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन में एक बड़ा अच्छा टर्म्स आता है जिसको होता है मिसेल। क्या बोलते हैं उसको? मिसेल। उसको बताने के पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, तुमको बताना है कोलाइडल में। राइट डिफरेंस बिटवीन जेल एंड फोम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डाल देगा। अभी बना लोगे तुम लोग। कुछ और एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, हम बता देंगे। हाउ colloidal solution from those present in true solution, present in true solution are separated, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम लोग इसको एक बार ट्राई कर लोगे फिर हम बता देंगे। कमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ an emulsion and discuss how it is improve। IQ लेवल से केवल क्वेश्चन लिखना है अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे, ठीक है। डिस्कस द, एक क्वेश्चन होता है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, ठीक। और फ्रोनलिस हम लोग फ्रोनलिस आइसोथर्म देख चुके हैं, हम लोग को देखना है अगले क्लास में लैंगम्यूर आइसोथर्म और कोलाइडल का ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। चलो थैंक यू।